हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम 12th क्लास का लेसन आतंकवाद और भारतीय राजनीति में सक्रियता उसकी क्या है और भ्रष्टाचार के बारे में इस वीडियो में पढ़ रहे थे पिछले वाले वीडियो से। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ टेररिज्म इनके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। यह आपके स्कूल का यूट्यूब चैनल है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लें, इससे आपको इसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व कौन कौन से इनके बारे में आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। आतंकवाद के मनोवैज्ञानिक तत्व ये कौन कौन से इनके बारे में पढ़ते हैं। साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ टेररिज्म इनके बारे में पढ़ते हैं आप। तो आतंकवाद अपरिहार्य रूप से एक ऐसी रणनीति है जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर आधारित होती है। इस रणनीति के तहत आतंकवादी दर्शकों को प्रभावित करते हैं, दर्शकों को प्रभावित करते हैं। यहाँ दर्शक वे लोग हैं जो आतंकी यानी कि आतंकवादी कार्रवाई से भयग्रस्त होते हैं। जिसमें फर्स्ट क्या है, आप देखते हैं फर्स्ट क्या है, जिसमें कर्म द्वारा प्रचार करना, दूसरा है अभिशास्त्र यानी डराना धमकाना और उस्काना यानी कि आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए उस्काना, तीसरा क्या है अस्त व्यवस्था और अराजकता का माहौल उत्पन्न करना, उथल पुथल कर देना, और तीसरा है संघर्ष। ये मनोवैज्ञानिक रूप से इन दबाव बनाते हैं, लोगों को ये आतंकवादी गतिविधियां करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं, उस्काते हैं, और इस प्रकार से आतंकवादी अपने लिए लोगों को तैयार करते हैं। आतंकवाद और मीडिया कवरेज, मीडिया भी इसमें बहुत तरीके से जिम्मेदार है आतंकवाद के लिए। वो कैसे है, आतंकवाद और मीडिया कवरेज तकनीकी के प्रयोग के कारण आतंक व हिंसा की कार्रवाई और भी आकर्षक दिखती है। जब मीडिया आतंकवाद को कवर करती है, कवरेज करती है, तो जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधि दिखाई जाती है टीवी पे, तो इससे क्या है आतंकवादी घटनाओं को आकर्षक दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने न्यूज़ को अच्छे ढंग से दिखाते हैं। तो ऐसे में क्या आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते हैं। भारत में पंजाब और कश्मीर में आतंकवाद की प्रस्तुतियों में स्टोरियोटाइप छवि का प्रभुत्व रहा है। परिणाम स्वयं आतंकवादियों के प्रति तकनीकी माध्यमों के द्वारा घृणा के बजाय सहिष्णुता भाव पैदा करना है। इस तरह के मीडिया के कवरेज का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। पहला आतंक किसी गतिविधियों की रिपोर्टिंग को मिलने वाले अन्य महत्वपूर्ण या अन्य ही वैसी ही कार्रवाइयों के लिए प्रेरित करता है। दूसरा है ज़्यादा या कम कवरेज से यह संभव है कि राज्य उत्पीड़न की कार्रवाई बढ़े। यही स्थिति है कि आतंकवाद पैदा करना चाहती है। इससे उन्हें अपने लक्ष्य के विस्तार में मदद मिलती है। तीसरा क्या है, मीडिया कवरेज के द्वारा आम जनता के अंदर भाव शून्य स्थिति पैदा हो सकती है। चौथा, आतंकवादियों द्वारा अभिकृत या बंदी व्यक्ति के लिए मीडिया कवरेज से जान का खतरा हो सकता है, ये इसके लिए जिम्मेदार है। आतंकवादी कुछ विशेष शैली प्रतीकों या बिंबों का प्रयोग करते हैं। पंजाब के आतंकवादी तौर पर मोटरसाइकिल, मारुति वैन और AK-47 आतंकवादियों के प्रतीक माने जाते हैं। डर का माहौल पैदा करना उनका मकसद होता है। इससे प्रशासनिक मशीनरी पंगु हो जाती है। सेना व सुरक्षा बल लगातार काम करते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक कारणों से आतंकवाद की समाज के आतंक के प्रति सहिष्णुता की भावना अत्यंत घातक हो जाती है। आम जनता में भाव शून्य से सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। वह आतंकी हिंसा के जीवन की सच्चाई के रूप में देखने लगते हैं। आमतौर पर आतंकवादी गिरोह की कार्रवाई के दो मकसद होते हैं। फर्स्ट क्या है, भय के हिंसा के माध्यम से जन माध्यमों का ध्यान आकर्षित करना। आप देखते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से जो लोग हैं वो लोगों का ध्यान आकर्षित करना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। भय और आतंक का माहौल बना देना। इन दोनों तरीकों के जरिए
आतंकवादी गिरोह अपनी मांगों को लोकप्रिय बनाने और राष्ट्रीय एजेंडे में लाने में सफल हो जाते हैं। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डालते हैं। अत्यधिक मीडिया कवरेज से आतंकवाद फलता फूलता है, इस बात को आप जानते हैं। जब जितना मीडिया उसको कवरेज करेगा, आतंकवादियों के हौसले बढ़ते जाते हैं और वो अपने आप को एक तरीके से हीरो के रूप में देखते हैं। आतंकवाद और जन माध्यमों का जटिल संबंध है। यह विशिष्ट प्रक्रिया से यह संबंध विकसित होता है। यह सामान्य धारणा बन चुकी है कि किसी आतंकवादी घटना को मीडिया द्वारा अधिक कवरेज देने से उसका दुष्प्रचार होता है, जो राज्य के हितों का विरोधी है। अगली बात क्या है? आतंकवादी घटना के अत्यधिक मीडिया कवरेज के दुष्परिणाम क्या है? यानी कि जब कोई भी आतंकवादी घटना होती है तो उसके मीडिया के दुष्परिणाम क्या है? जब मीडिया ज़्यादा कवरेज करती है तो उसके दुष्परिणाम देखिए आप। ये विभिन्न आतंकवादी गुटों के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करता है। पहली बात, धार्मिक और सांप्रदायिक कारणों से आतंकवादियों को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की संभावना निहित होती है। इससे आतंकवादी सस्ती लोकप्रियता हासिल कर लेते हैं। विभिन्न गुटों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने पर बढ़त और पहलकदमी हासिल करने की होड़ उत्पन्न होती है। जो छोटे छोटे आतंकवादी संगठन होते हैं वो भी उनके जैसे बड़े आतंकवादी बनने की होड़ में आगे आते हैं। इससे आतंकवाद खत्म नहीं होता, इससे आतंकवाद और बढ़ने की संभावना बन जाती है। आप देखते हो हमारी मीडिया जो है, भारतीय मीडिया क्या है, आतंकवादियों की गतिविधियों को इस प्रकार से टीवी पे दिखाते हैं और संबंधित जो सरकार है उसकी प्रशंसा में लगे रहते हैं। आतंकवादियों को इस तरह से ऐसे किया वैसे किया, इससे आतंकवादी मारे तो 2 जाते हैं, बताते हैं 50 मार दिए गए। तो इस प्रकार से क्या है, आतंकवादियों के हौसले निरंतर बढ़ते जाते हैं। तो मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार है आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, इस बात को आपको समझना होगा। आतंकवादी गिरोह द्वारा मीडिया कवरेज करने वाले चैनल्स पर नियंत्रण स्थापित करने की आशंका बनाना, प्रशासनिक मशीनरियों की कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालना, यानी कि आतंकवादी जो होते हैं वो प्रशासनिक मशीनरी जो होती है, यानी कि जो आधिकारिक लोग होते हैं उनको ये पंगु बना देता है आतंकवादी, यानी वो एक मूकदर्शक बनकर रह जाते हैं। ये माना जाता है कि आतंकवाद एक तरीके से संक्रामक बीमारी है। जाने अनजाने माध्यमों से आतंक एवं हिंसा को प्रोत्साहन किया जाता है। घटनाओं की एक जैसी पुनरावृत्ति और बार बार कवरेज पुनः हिंसा और आतंकवाद को जन्म देता है। एक ही घटना की पुनरावृत्ति बार बार होती है और बार बार मीडिया जो है इसी बात को कवरेज करता है, तो इससे क्या है, आतंकवाद क्या है, इससे आतंकवादी गतिविधियां निरंतर बढ़ती जाती है। आतंकवादी गिरोह का महज रूप से राजनीतिक मांगों के लिए मंच मिल जाता है, यानी कि मीडिया के माध्यम से जो आतंकवादी गिरोह है उन्हें राजनीतिक अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक मंच मिल जाता है। परिणामतः उसे आतंकवाद को बढ़ावा ही मिलता है। आतंकवाद समाप्त नहीं होता है मीडिया कवरेज से। इससे मीडिया की टीआरपी बढ़ती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, फ़ायदा मीडिया को होता है, देश को नुकसान होता है। हमारी भारतीय जनता इस बात को नहीं समझती है, भारत की जनता इस बात को नहीं समझती है। आतंकवाद की सफलता। आतंकवाद का मुख्य लक्ष्य वर्तमान और विधि संगत शासन को पदस्थ कर सत्ता हथियाना होता है। ये रणनीति मुख्यतः विद्रोह बलवाई आतंकवादियों द्वारा अपनाई जाती है। यदि हमें आतंकवादियों की सफलता के परिणामों को देखें तो हम पाते हैं कि ये केवल उपनिवेशवादी विरोधी गुटों को पूरी तरीके से सफलता प्राप्त करने में बनी है। अब बात करते हैं ये जो 20वीं और 21वीं शताब्दी के अधिकांश आतंकवादी गुट अपने मंसूबों को पूरा करने में पूरी तरीके से असफल रहे हैं। भारत में पंजाब के आतंकी पूरी तरीके से असफल रहे हैं। लिट्ठे जैसे दुर्दांत आतंकवादी संगठन श्रीलंका में अत्यंत असफल ही हुआ है। जो लिट्ठे आतंकवादी संगठन था, ISI, वो हरम, तालिबान और अन्य मुस्लिम आतंकवादी संगठन भी अभी तक राजनीतिक रूप से असफल ही रहे हैं। फ्रांस और इटली के आतंकवादी गुट एक्शन डायरेक्टो, लाल सेना गुट, रेड ब्रिगेड आदि ये असफल ही रहे हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, यानी कि क्या निष्कर्ष इसका आप देखते हैं। सोवियत संघ के पूर्व विद्वान यूरी त्रिफोनोव ने लिखा है कि आतंकवाद का विश्व स्तर पर पतन हुआ है।
रंगमंच खून से तरबतर है और चरित्र की मृत्यु हो गई है। डेरिफ कॉम्किंग ने लिखा है कि हिंसा आतंकवाद का प्रारंभ है, इसका परिणाम है और उसका अंत है। ब्रेजानिंकिंस ने लिखा कि आतंकवादी चाहते हैं कि बहुत सारे लोग देखें और लोग सुने, न कि बहुत सारे लोग मरे। आज भी आतंकवाद विश्व शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर चुनौती बनी हुई है। विश्व के समस्त देश जब तक एकजुट होकर जब तक इस दैत्य का मुकाबला नहीं करेंगे तब तक ये समस्या त्यों जैसी बनी रहेगी, कभी भी समाप्त नहीं होगी। भारत में भी आतंकवाद आधे से ज़्यादा राज्यों को प्रभावित कर रहा है। शासन को आने वाले समय में आतंकवाद को निपटाने के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे भारत की। ये क्या है? ये भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ब्रिटिश शासन में आदमी बेहतर जीवन जी रहा था, यानी कि ब्रिटिश काल में भारतीयों का जीवन बदतर था। स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक की ये अपेक्षा थी कि उसके जीवन में खुशहाली आएगी, मगर गरीब की स्थिति अब बदतर बनी हुई है। देश की प्रगति का पूरा लाभ अभी तक उसे प्राप्त नहीं हो सका। बहुसंख्यक गरीब तबके को अभी भी विकास का अपेक्षित लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। गरीब और अमीर के मध्य की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता के बाद अमीर वर्ग ही सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है। भारतीय राजनीति की जो देश है वह देश की प्रगति के लिए चिंतनीय है। भारतीय राजनीति का अपराधीकरण एक ऐसी परिघटना है जिसने भारतीय लोकतंत्र को दिशाहीन कर दिया है। चुनावों में बाहुबल और धनबल के बुरे प्रभाव ने संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षतविक्षत कर दिया है। इस प्रवृत्ति से चुनावी राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे गंभीर चुनौती बनी हुई है। हालांकि विगत वर्षों में चुनाव में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए चुनाव प्रक्रिया में अभूतपूर्व सुधार कार्य किए गए हैं। ईवीएम मशीनों का प्रयोग, संवेदनशील बूथों की वीडियोग्राफी, निष्पक्ष चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, चुनाव आचार संहिता को लागू करवाना आदि को सकारात्मक प्रयोग किया गया है। इन सुधारों के बावजूद राजनीति में अपराधी तत्वों की सक्रिय भूमिका और भागीदारी का चिंता का विषय बनी हुई है। अब बात करते हैं ये है राजनीति में अपराधीकरण का अर्थ है। राजनीति में अपराधीकरण का अर्थ क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। राजनीतिक अपराधीकरण वह प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत अपराधी पृष्ठभूमि के लोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। राजनीति में प्रवेश करने, सत्ता को प्राप्त करने व सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा समय समय पर अपराधियों की मदद लेना राजनीतिक अपराधीकरण कहलाता है। राजनीतिक अपराधीकरण क्या है, किसे कहते हैं? राजनीति में प्रवेश लेने के लिए, सत्ता को निरंतर बनाए रखने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता को प्राप्त करने के लिए जो हमारे राजनेता है वो समय समय पर अपराधियों की जो मदद लेते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक अपराधीकरण कहते हैं। ये प्रकार ने सत्ता के गलियारे तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा ही अनैतिक, अनुचित और अपराध प्रदान करने के साधनों के लिए प्रेरित करती है। भारत में राजनीति को एक फायदेमंद व्यवसाय के रूप में मान लेने की प्रवृत्ति ही राजनीतिक प्रवृत्ति को जन्म देती है। दलीय राजनीति में अपराधीकरण की और अधिक संभावना रहती है क्योंकि उसमें सत्ता में आने का रास्ता चुनाव के माध्यम से ही खुलता है। मत प्राप्त करने के लिए जब राजनीतिज्ञ व राजनीतिक दल मतदाताओं को नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित न करके उनके धन, बल, भय और आतंक का सहारा लेते हैं, तब राजनीतिक अपराधीकरण हो जाता है।
अपराधीकरण हो जाता है। चुनावी राजनीति के कारण ही अपराधियों द्वारा राजनीतिज्ञों में आपस में साठगांठ पैदा होती है। ये दोनों अपने अपने निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर एक दूसरे से लाभ उठाने के मंसूबे से काम करते हैं। जहाँ चुनाव में जिताने के लिए आपराधिक तत्व राजनीतियों की मदद लेते हैं, वही सत्ता में आने के बाद राजनेता अपराधियों को राजनीतिक शरण देकर उनकी मदद करते हैं। अब बात करते हैं राजनीति के अपराधीकरण के कारण क्या है, किन कारणों से राजनीतिक अपराधीकरण की गतिविधियां बढ़ती है, इनके बारे में बात करते हैं। इनके बारे में हम अगले वाली वीडियो में बात करेंगे। यहाँ से जो है राजनीतिक अपराधीकरण में के कारण क्या है, इनके बारे में अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने आतंकवाद के बारे में जाना था। इसमें आपने देखा था जो आतंकवादी का मनोवैज्ञानिक कारक है वो कर्म द्वारा प्रचार करना, अब ये त्रास यानी कि डराना धमकाना, उस्काना, अस्त व्यस्त और अराजकता का माहौल पैदा करना, ये सभी आतंकवादियों के होते हैं। इसमें मीडिया की जिम्मेदारी भी होती है। मीडिया भी आतंकवाद को किस तरीके से बढ़ावा देती है। मीडिया जो है अपनी रिपोर्टिंग में, अपने कवरेज में क्या है, आतंकवादी की रिपोर्टिंग करती हैं और जिससे लोगों में भय और आतंक बना रहता है, जिससे आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते रहते हैं। तो ये सारे आपने इस वीडियो में जाना था। आतंकवादी घटना के अत्यधिक मीडिया कवरेज के दुष्परिणाम भी आपने देखे थे। ये दुष्परिणाम आप एक बार फिर से पढ़ना, आपको समझ में आ ही जाएगा। तो अब हम अगले वाली वीडियो में जो है हम बात करेंगे राजनीति में अपराधीकरण के कारण क्या है, किस तरीके से राजनीति में अपराधों की प्रवृत्ति बढ़ती है, ये हम अगले वाली वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।